जब कंप्यूटर एक बोरिंग डब्बे थी, एक इंसान आता है और आईमैक बनाता है। जब लोगों को एक ही जगह एक ही कमरे में बैठ के काम करना पड़ रहा था, ये इंसान मैकबुक लाके पूरी दुनिया को लैपटॉप से इंट्रोड्यूस कराता है कि भाई अब आप इसी दुनिया में कहीं भी और कभी भी काम कर सकते हो। जब लोग सॉन्ग्स सुनने के लिए यूज करते थे रेडियो, जो चलेगा वही सुनो, या फिर कैसेट टेप जिसकी स्टोरेज ही 32 या 64 MB होती थी, जिसमें बस 10-15 गाने आते थे, तब वो मार्केट में लाता है धमाकेदार साउंड क्वालिटी वाला डिवाइस आईपॉड। 1000 गाने अब आपकी जेब में। जब फोन सिर्फ बटन्स और रिंगटोन वाले बोरिंग डिवाइस थे, तब ये लाता है आईफोन। सारी चीजें अब आपकी उंगली पे, सॉन्ग्स, फोटोज, वीडियो, सब कुछ। इसके आते ही पूरी टेक इंडस्ट्री, पूरा मार्केट हिल गया। और फिर आईपैड लाके तो उसने मल्टीमीडिया का पूरा गेम ही चेंज कर डाला। मूवीज, म्यूजिक, रीडिंग, वीडियो गेम्स, सब कुछ ग्लास के एक टुकड़े में। और वो इंसान थे एप्पल के फाउंडर द ग्रेट स्टीव जॉब्स, जिनके प्रोडक्ट्स की दुनिया दीवानी है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड का नक्शा बदल के रख दिया। इनकी सक्सेस, इनकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा राज था हमारी भारतीय फिलॉसफी। कैसे? साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब इन्हें चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया, तो ये अपनी लाइफ का निचोड़ एक पेपर पे लिख कर ले आई और एक ऐसा स्पीच दिया जो विश्व का सबसे क्रांतिकारी और इंटरनेट का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला स्पीच बन गया। क्योंकि उस स्पीच में जो प्रिंसिपल्स, जो सूत्र इन्होंने अपनी 3 कहानियों के माध्यम से एक्सप्लेन किए थे, वो हमारी इंडियन फिलॉसफी के ही 3 सबसे बड़े प्रिंसिपल हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। ये वेजिटेरियन भी थे, इंडिया भी विजिट करते रहते थे फॉर स्पिरिचुअलिटी। लाइक आपने सुना होगा ये नीम करोली बाबा के यहाँ आए थे। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? हमारी भारतीय फिलॉसफी के कुछ पावरफुल सिद्धांत बाहर वाले कुछ लोग अप्लाई करके दुनिया बदल रहे हैं, और हम इन्हीं पावरफुल प्रिंसिपल्स को इग्नोर करके मीडियोकर वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने में लगे, लाइक हसल कल्चर एंड ऑल। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये स्पीच ऑलरेडी सुन रखी हो, लेकिन आई एम 100% श्योर एक भी बात आपको याद नहीं होगी, क्योंकि आपने इसे पहली बार में एज ए मोटिवेशन स्पीच सुना होगा। मैंने भी ऐसे ही सुना था टाइम पास करते करते, लेकिन 5-6 बार सुनने के बाद पता चला ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये तो कुछ और ही है। इतनी गहरी बातें हैं इसमें कि जितनी बार आप इसे सुनोगे, हर बार कुछ नया मिलेगा। इसलिए अगर आपने इसे सुन रखा है तो अच्छा है, बिकॉज इस बार आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। आज विश्व की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड के दीक्षांत समारोह में आप सबके साथ होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। सच कहूं तो मैंने कभी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, और आज मैं लाइफ में पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह को इतना नज़दीक से देख रहा हूँ। आज मैं आपको मेरी लाइफ की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। तो रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। लेकिन ड्रॉप आउट लेने या कॉलेज छोड़ने के बाद भी मैं 18 महीने बिना एडमिशन के वहाँ किसी तरह आता जाता रहता था। तो सवाल ये है कि फिर मैंने कॉलेज छोड़ा ही क्यों? बात ये है कि मेरी कहानी मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ एक अनमैरिड और यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और क्योंकि वो अनमैरिड थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे किसी को गोद दे देगी। लेकिन इसके साथ ही उनकी शर्त ये भी थी कि जो भी मुझे गोद ले, उसकी शिक्षा कम से कम कॉलेज ग्रेजुएशन तक तो ज़रूर पूरी हो, ताकि वो मुझे भी आगे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए। तो इस तरह मेरे जन्म से पहले ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा एडप्ट किया जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ, लास्ट टाइम में उन्होंने अपना मन बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमें लड़का नहीं, हमें तो एक लड़की चाहिए थी। तो इसके बाद आधी रात को उन लोगों को कॉल किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे, मेरे होने वाले माता पिता, और उन्हें पूछा गया कि हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी माँ को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और फादर तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। और इस वजह से मेरी माँ ने अंतिम एडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को प्रॉमिस किया, वचन दिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, और इस वजह से मेरी माँ मान गई और फिर मुझे एडप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। 17 वर्ष की उम्र में मैं पहली बार कॉलेज गया। जैसा कि उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने पूरा किया। लेकिन नादानी या बचपने से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा एक महंगा कॉलेज चुन लिया था, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। मेरे मिडिल क्लास वर्किंग माता पिता का सारा पैसा, सारी सेविंग्स मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने कॉलेज जाने और क्लासें लेने के बाद भी मुझे इस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ।
कोई आइडिया नहीं था कि ये कॉलेज और इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ये कैसे हेल्प करेगा मुझे अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की लाइफ टाइम की सेविंग्स इस महंगे कॉलेज की पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। तो मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। हालांकि उस टाइम ये चीज़ मुझे बहुत डरावनी लग रही थी कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, फिर मैंने उन क्लासेस को लेना छोड़ दिया जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं सिर्फ वही क्लासें अटेंड करता जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था, बिकॉज मेरे पास कोई पर्सनल रूम नहीं था रहने के लिए, और इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरों में ज़मीन पे सोता था। मैं कोक की बोतलों को इकट्ठा करके उन्हें वापस करता था और उससे मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। इसके अलावा मैं हर संडे शाम को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जहाँ हफ्ते में एक बार फ्री थाली मिलती थी। तो मैं वहाँ जाता था जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं भरपेट खाना खा सकूँ, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट करना और मैंने अपनी इंट्यूशन, अपनी क्यूरियोसिटी से जो किया वो मेरे लिए आगे चल के बेस्ट डिसीजन साबित हुए। तो उस समय रीड कॉलेज एक ऐसी जगह थी जहाँ देश में सबसे अच्छी कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट ले चुका था, इसलिए मुझे बाकी नॉर्मल जो रेगुलर क्लासें थी उन्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन करूंगा और इसे अच्छे से सीखूंगा। तो कैलीग्राफी की क्लासों में मैंने सेरिफ और sans सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच कितना स्पेस होना चाहिए ये सीखा, और कौन सी चीज़ें एक अच्छी टाइपोग्राफी को और ज़्यादा अच्छा बनाती है ये भी समझा। ये सब कुछ सीखना और करना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा भी मेजर नहीं किया जा सकता था, और इसलिए मुझे ये सब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। जब मैं ये सब सीख रहा था, कर रहा था, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आगे जाके कहाँ काम आएगी, मैं इन्हें अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ करूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता था तो मैं बस सीख रहा था। लेकिन ठीक 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैक कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तब वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी थी वो मेरे दिमाग में आई। तो मैंने इन्हीं चीज़ों का यूज़ मैक में किया, और मैक दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें इतनी ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने उस वक्त कॉलेज में कैलीग्राफी की वो क्लासें नहीं ली होती तो मैक में कभी भी इतने अलग अलग और सुंदर आर्टिस्टिक फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक को कॉपी किया, तो आज दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब कुछ नहीं होता। सोचो, अगर मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट ना होता तो कभी कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन ही नहीं करता, और आज हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्यूटीफुल फॉन्ट्स देखते हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि जब मैं कॉलेज में था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे चल के ये सब कुछ होने वाला है। उस वक्त फ्यूचर को देखकर डॉट्स कनेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन जब मैं 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सब कुछ एकदम क्लियरली समझ आता है। आप सिर्फ पीछे देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए आपको मेहनत करते हुए, अपना काम करते हुए विश्वास करना होगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो आगे चल के किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में तो बिलीफ रखना ही होगा, चाहे अपने गट्स में, इंट्यूशन में, अपने भाग्य पर, या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज़ पे तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि ये बिलीव करना कि आगे चल करके डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की सुनने की हिम्मत देता है। ऐसे टाइम में भी हिम्मत देता है जब आप किसी अलग ही रास्ते पर चल रहे हो। और यही चीज़, अपने इंट्यूशन, अपने दिल की सुनना और इस पर बिलीव करते हुए काम करते रहना, यही चीज़ एक दिन आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप अभी जो भी कर रहे हो, अगर उसको मन लगाकर मेहनत से कर रहे हो तो वो कल किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर, मन लगाकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में। मैं बहुत लकी था कि जिस चीज़ से मैं प्यार करता था वो चीज़ मुझे बहुत ही जल्दी मिल गई थी, और वो था मेरा काम। जब मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल का था, तब वॉज और मैंने अपने पापा के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की। हमने बहुत मेहनत की, और 10 साल में एप्पल सिर्फ 2 लोगों की कंपनी से बढ़कर 4000 लोगों और $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने जस्ट 1 साल पहले ही मैक लॉन्च किया था, और मैं उस वक्त 30 का हो गया था। और फिर एक दिन मुझे मेरी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी से किसी को कैसे निकाला जा सकता है। तो बात ये थी कि जब एप्पल ग्रो करने लगी तो हमने एक टैलेंटेड आदमी को हायर किया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को और ग्रो करने में हेल्प करेगा। पहले 1 साल तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन बाद में कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों के बीच विवाद होने लगे। और एक दिन ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई, और उन लोगों ने
उस आदमी की साइड ली और इस तरीके से 30 साल की उम्र में मुझे सबके सामने पब्लिकली मेरी खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। जो काम मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का सेंटर था, फोकस था, वो काम अब खत्म हो चुका था। कुछ महीने तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब मैं करूं क्या। और ऑनेस्टली मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, मैं अब एक पब्लिक फेलियर बन गया हूँ। और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तो अब भी मेरे पास है, मेरा काम। एप्पल ने मुझे भले ही निकाल दिया था, लेकिन काम को लेकर मेरे पैशन को नहीं निकाल पाया। यानी एप्पल में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मेरे पैशन, मेरे काम के प्रति प्यार में थोड़ी भी कमी नहीं आई। और इसीलिए मैंने दोबारा जीरो से शुरुआत करने का डिसाइड किया और मैंने फिर से शुरुआत की। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एप्पल से निकाला जाना मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ थी। उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सक्सेस का जो बोझ था, जो प्रेशर था, वो अब एक बिगिनर बनने के हल्केपन में बदल चुका था। जिसे सब कुछ पता नहीं था, लेकिन जो सब कुछ जानने को तैयार था। मैं फिर से बहुत हल्का, बहुत आज़ाद फील कर रहा था। और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। और इसी की वजह से अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनी स्टार्ट की। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक अमेजिंग वुमन से हुई, जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के टाइम में पिक्सर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। और फिर एप्पल ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मुझे पूरी रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ वापस एप्पल में लाया गया। आज एप्पल वही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो हमने नेक्स्ट में बनाई थी। तो मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। एप्पल से निकाला जाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। हाँ, ये कड़वी दवा ज़रूर थी, लेकिन ये पेशेंट के लिए ज़रूरी थी। कभी कभार ज़िंदगी आपको तोड़ती है, ठोकर मारती है, लेकिन उसी ठोकर में भी कुछ छुपा होता है। इसीलिए कभी भी अपना विश्वास मत खोना। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे इतना आगे बढ़ाया वो था अपने काम के प्रति मेरा प्यार। जितना अपने प्यार को जानना और उसे पाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उस काम को खोजना जिससे आप प्यार करते हो, जिसे करना आप एंजॉय करते हो। क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और ज़िंदगी में एक्चुअल में सेटिस्फाई होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम एक बड़ा या महान काम मानते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है, वो करो जिसे आप करना पसंद करते हो, जिसे तुम दिल से प्यार करते हो, जिसे करते हुए ही तुम बड़ा या महान फील करते हो। अगर अभी तक तुम्हें वो काम नहीं मिला है तो रुक मत जाना, कॉम्प्रोमाइज़ मत कर देना लाइफ में। ढूंढते रहो, खोजते रहो। और जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, जब ये तुम्हें मिलेगा तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और जैसा किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वक्त के साथ वो और अच्छा और गहरा होता जाएगा। तो खोजते रहो, सेटल मत हो जाना, रुक मत जाना। मेरी तीसरी कहानी डेथ यानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, अगर आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे कि आज आपका आखिरी दिन हो, तो एक ना एक दिन आप सही साबित हो जाएंगे। ये लाइन मेरे दिमाग में चिपक गई, इसने मेरे दिमाग पे छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक ही सवाल करता हूँ, अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं यही करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ। और लगातार कई दिनों तक अगर जवाब नहीं होता है कि नहीं मैं नहीं करता, ये चीज़ अगर कई दिनों तक होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस चीज़ को याद रखना कि मैं एक दिन मर जाऊँगा, ये मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तो सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ जो बेमतलब का होता है सब गायब हो जाता है और सिर्फ वही बाकी रह जाता है जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। ये याद रखना कि एक दिन मरना है, ये चीज़ किसी भी चीज़ के डर को हटा देती है। फिर पीछे कोई रीज़न ही नहीं रहता कि आप अपने दिल की बात ना सुनो। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिससे पता चला कि मेरे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में ट्यूमर है। सच कहूँ तो मुझे ये तक नहीं पता था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना पॉसिबल नहीं है और अब मेरे पास ज़्यादा नहीं, बस 3 से 6 महीने का टाइम बचा है। उन्होंने मुझे घर जाकर अपनी चीज़ें ठीक करने को कहा। उनकी भाषा में कहें तो उसका मतलब था मरने की तैयारी कर लो, यानी कि वो सारी चीज़ें कर लो जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे। आपका काम, अपने बच्चों, अपनी फैमिली से बातें करना, टाइम स्पेंड करना, या जो भी आपने सोच रखा था वो सारी चीज़ें, सारी बातें, सारा काम बचे हुए दिनों में कर लो, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। इसके बाद मैंने पूरा दिन इसी बारे में सोचने में बिता दिया। मैं पूरा दिन शौक में था। शाम को मेरी बायोप्सी हुई।
जहां मेरे गले से होते हुए मेरे पेट में एक एंडोस्कोप डाला गया और ट्यूमर के सेल्स निकाले गए। उस समय मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ मौजूद थी। तो उसने मुझे बाद में बताया कि जब डॉक्टर ने सेल्स चेक किए माइक्रोस्कोप से, तो उसके बाद वो भी रो पड़े, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर को पता चला कि वो एक ऐसा रेयर कैंसर निकला जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। तो मेरी सर्जरी हुई और थैंकफुली मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। ये मौत से मेरी सबसे नज़दीकी मुलाकात थी। मृत्यु के इतने पास मैं कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मेरी मुलाकात हो भी ना। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मौत या मृत्यु एक बहुत ही यूजफुल इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता, आई नो, यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन मौत ही वो मंजिल है जहाँ हम सबको इन दी एंड जाना है। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं, और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि मौत ही जिंदगी की सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मौत जिंदगी को बदलती है, पुराने को ख़त्म करती है और नए को जगह देती है। और इस वक्त आप नए हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ ही सालों में आप भी पुराने हो जाओगे और दुनिया से साफ कर दी जाओगी। फिर और नए लोग आएंगे। मैं ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनना चाहता, लेकिन ये सत्य है। आपका समय, आपका टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए इस टाइम, इस ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद मत करो। बेकार की बातों, बेकार की सोच में मत फंसो। भीड़ के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दिल, अपने इंट्यूशन की बात सुनने का साहस रखो, क्योंकि ये पहले से ही जानता है कि तुम असल में क्या चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुनो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। और अंत में मैं आप सबसे बस यही कहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने आप को भी यही बोला है, अपने लिए भी यही मांगा है। और आज जब आप सब यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो, तो मैं आप सब के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहो और मूर्ख रहो। भूखे रहो कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ क्रिएट, कुछ बिल्ड करने के लिए। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को मूर्ख मानोगे, जिसे सब कुछ नहीं पता लेकिन जो सब कुछ जानने को तैयार है। अगर आपको ये लगता है कि आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, तो फिर आप कुछ भी क्यों करेंगे? आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में स्टीव जॉब्स की लाइफ को डीकोड करके, इनकी बायोग्राफी पढ़ के, इनके इंटरव्यूज़, इनकी स्पीचेस, इन पे बनी मूवीज़ देख के डिटेल में एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करूं, जिसमें उनके सीक्रेट्स, उनके गोल्डन रूल्स को आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट्स में बता के जाना कि यस वी वांट दिस। और वीडियो अगर आ गई होगी तो आपको यहाँ दिख जाएगी।